हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ने अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप में से कितने ऐसे जिसने यूपीएसआई हिंदी का सिलेबस देखा है? ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने ऐसे जिन्होंने यूपीएसआई हिंदी का सिलेबस देखा है? तो आप कहोगे हिंदी के सिलेबस में लगभग 33 के करीब टॉपिक है। लगभग कितने टॉपिक है? 33 के करीब अलग अलग टॉपिक है। हिंदी के 40 प्रश्न आने हैं और साथ ही 100 नंबर की है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि वो टॉपर वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये सामने जो तुम्हारे खड़ा है ये व्यक्ति खुद टॉपर रह चुका है, तो तुम्हें एक प्राचीन जमाने का फॉर्मूला बता रहा हूं। बोलो, बता दूं बाबा पतंजलि के जमानों का एक ऐसा फॉर्मूला, पाणिनि जी के जमानों का फॉर्मूला कि जिसमें आप हिंदी में 100 के 100 नंबर। एक बार कमेंट्स में लिख दीजिए इस बार हिंदी में तुम्हारा टारगेट कितना है, क्योंकि टारगेट के हिसाब से पढ़ने में फायदा है। अगर तुम्हारा टारगेट ही लुल्ल है तो फिर क्या फायदा। टारगेट तुमने करा हो जी 50 नंबर आ जाए, 60 आ जाए, 70 आ जाए, और मास्टर चाह रहा हो कि इसके तो 100 आए, तो क्या फायदा। अरे अर्जुन तो तभी कोई बनेगा, द्रोणाचार्य तो तभी बनेगा ना कोई जब कोई अर्जुन होगा। अब अर्जुन बनना नहीं चाह रहा कोई, तो देखो मैंने तो तुम्हारे लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया। कितना कर दिया? अरे भैया जी 100/100 का कर दिया। कितने का कर दिया? 100/100 का। तो जो पहला टॉपिक है वो हिंदी और भारत की अन्य भाषाएं। कौन सा टॉपिक है? हिंदी और भारत की अन्य भाषाएं। तो चलिए साथियों, यहीं से शुरुआत करते। इस क्लास को पूरे मन से, पूरे तन से, और धन की आवश्यकता नहीं है, केवल तन और मन से क्लास देखना। मैं रोज वैसे कहता हूं कि नोट्स बनाना, पर मैं आज तुमसे कहूंगा बना पाओ तो बनाना, ना बना पाओ तो मैं आपको बहुत बढ़िया प्रिंट फॉर्मेट में भी नोट्स दे दूंगा और मैं आपको बहुत बढ़िया हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा। आज आप मेरे साथ थोड़ा सीखो हिंदी को, थोड़ा हिंदी के विषय में जानो, और जब मैं तुमसे कोई प्रश्न पूछूं तो आप सभी लोग उसका उत्तर करें, उसका आंसर करें। तो तैयार है? तो डाल दीजिए सबसे पहले साथी, डाल दीजिए सबसे पहले भाषा क्या है। अब मेरी बात समझिए, जैसे हम लोग पढ़ते हिंदी, स्पेशल हिंदी और भारत की अन्य भाषाएं, तो आप सभी जानते कि हिंदी भी एक भाषा का नाम है। भारत में, विश्व में लगभग 7159 भाषा। पूरे विश्व में हिंदी के जैसी कितनी भाषाएं? 7159, जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 या उससे ज्यादा है। तो कितनी संख्या है? सभी लोग कमेंट्स में लिखकर बताइए। पूरे विश्व में 7159 के करीब वर्तमान में भाषाएं। अब मुझे यह बता के चलिए आप लोग कि भाषा से आपका मतलब क्या है। हिंदी तो एक भाषा का नाम हो गया। जैसे मैंने कहा मुझे पानी चाहिए, मैंने हिंदी में बोल दिया। इसी प्रकार कोई अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या बोलेगा? आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, या कोई दूसरी भाषा में कुछ और बोलेगा। लेकिन असल में तुम देखोगे वो भाषा तो बदलेगा, लेकिन हर एक भाषा में वो अपने भावों को, अपने मन के विचारों को प्रदर्शित करेगा, वो अपने मन के भाव या विचारों को अभिव्यक्त करेगा। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति आपसे दूर है तो आप उससे बात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते, मुझे बताइए। कोई व्यक्ति यदि आपसे दूर है, आपको उससे बात करनी है, तो आप किस चीज का उपयोग करते हैं? तुरंत के तुरंत कमेंट करके बताइए। आप मोबाइल नाम के साधन को उपयोग करते हैं। यह मोबाइल एक साधन है या नहीं है? यस या नो करके बताओ। मुझे पानी पीना है, पानी अपने साथ लेकर जाना है, तो मैं इस बोतल जैसे साधन को उपयोग करूंगा, इसमें पानी भरूंगा, इसका ढक्कन बंद करूंगा, अपने साथ लेकर चल दूंगा। जब मन करेगा पानी पी लूंगा,
कहने का अर्थ क्या है कि हम अपनी जरूरतों के लिए, अपनी अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग करते हैं, अलग अलग रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखने के लिए पेन का, बात करने के लिए मोबाइल का, इस प्रकार से वैसे ही मनुष्य, क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक मतलब मनुष्य समाज में रहता है, ग्रुप में रहता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। तो जब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव समाज में रहेगा तो वो एक दूसरे पर निर्भर है। भाई आप सारे काम, खाना पकाने से लेकर, खाने से लेकर, गेहूं उगाने से लेकर सब कुछ स्वयं तो नहीं करते। आप पूरे दिन में अपने आसपास बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हो, नहीं आते हो? एक बार फिर से सभी छोटे भाई बहनों से कहूंगा कि इस क्लास के लिंक को शेयर करके चलना। हिंदी की आपके जीवन की एक बहुत ही शानदार सी क्लास दूंगा। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम समझो, मैं इसके हैंड रिटन और टाइप हुए जिन्हें आप प्रिंट करा ले, नोट्स आपको प्रॉपर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। तो आप दिन में अलग अलग लोगों के संपर्क में आते हैं, अलग अलग रूप से आप उनके ऊपर निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठे, आप दूध लेने, ब्रेड का पैकेट लेने, सब्जी लेने मार्केट जाते हो, नहीं जाते हो? वहां से आपकी आवश्यकताएं होती हैं, आप उससे कहते हो भाई साहब सब्जी दे दो, दूध का 1 पैकेट दे दो, 2 पैकेट दे दो। तो क्योंकि मानव एक दूसरे पर निर्भर है, समुदाय में रहता है, ग्रुप में रहता है, समूह में रहता है। और निर्भर कैसे? अपनी आवश्यकताओं के लिए। किसके लिए निर्भर है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव एक दूसरे पर निर्भर है। तो किसको कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या आवश्यकताएं? आप एक दुकान पर जाके खड़े हो गए और कुछ नहीं बोल रहे दुकानदार से, दुकानदार कैसे जानेगा? दुकानदार कैसे जानेगा कि भाई ये जो व्यक्ति है इसको कौन सा सामान चाहिए? तो जाहिर सी बात है आपको बताना पड़ेगा। भाई हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर होते, और इसी निर्भरता से समाज का निर्माण होता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको दूसरे लोगों से बहुत सारे काम होते हैं। अब उसे क्या काम है यह बताने के लिए उसको कोई माध्यम चाहिए। जैसे लिखने का माध्यम क्या होता है? लिखने के लिए पेन चाहिए, बात करने के लिए दूरी से मोबाइल चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य के मन में, मानव के मन में कौन सा भाव या कौन सा विचार आ रहा है, इसके लिए उसको एक माध्यम चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 2 व्यक्ति है समाज के, इन दोनों को आपस में बात करनी है। इस व्यक्ति को इससे पानी चाहिए, तो ये कोई ना कोई चीज तो किसी ना किसी तरीके से तो बताएगा ना कि भाई उसे कोई आवश्यकता है। तो इसका मतलब याद रखिएगा, यहां पर जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जिस माध्यम के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, सिंपल भाषा में कि मनुष्य जिस माध्यम के द्वारा एक दूसरे मनुष्य को, दूसरे व्यक्ति को अपने भाव या अपने विचार प्रकट करता है, इसी माध्यम को क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर इसी माध्यम को भाषा कहा जाता है। इसी माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। अब आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किस किस प्रकार से अपने विचार प्रकट कर सकता है? भाई वो हाथ से इशारा करके, जैसे जो लोग बोल नहीं पाते वो किसी दुकान पर जाएंगे तो वो कैसे, वो तो इशारा करेंगे ना उस सामान की ओर कि हमें ये सामान चाहिए। दूसरा, आप मौखिक ध्वनि के माध्यम से बोलकर बता सकते, और साथ ही तीसरा, आप अपने विचार कैसे प्रकट कर सकते हैं? अपने विचार लिखकर प्रकट कर सकते हैं। तो यहां से साथी जन्म होता है भाषा का, कि एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने विचार प्रकट कर सकता है या अपने मन के भावनाएं बता सकता है। यह बताइए मनुष्य को भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आप याद रखिएगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पूरे दिन अपने जीवन में, दैनिक जीवन में उसको अनेक आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है, दूसरे की जरूरत पड़ती है। अब उसको कोई जरूरत है, वो दूसरे तक कैसे पहुंचाएगा? जब तक कि उसके पास कोई माध्यम ना हो।
तो यहां पर माध्यम का काम कौन करती है? सभी लोग कमेंट में लिख दो। यहां पर एक दूसरे व्यक्ति के भाव या विचारों को प्रकट करने का माध्यम बनती है भाषा। तो सबसे पहले आ जाता है भाषा क्या है। बहुत सावधानी इसको सोच समझ कर चलना। यह सब कुछ अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यह सब मैं आपको अच्छे नोट्स दे दूंगा। जो बच्चा लास्ट तक रुकेगा, जिसके लिए मुझे लगेगी कि इसके अंदर कुछ करने की क्षमता है, आज आप मेरे साथ समझो कि असल में पढ़ाई होती क्या है और टॉपर कैसे बना जाता है। टॉपर व्यक्ति जो होता है वो कौन सा कंटेंट पढ़ता है। होता है ना, मैं तुम्हारी जगह दोबारा टॉप करूंगा तो बच्चा मैं इसी कंटेंट को पढ़ता, अपने भाई को बोलूंगा, अपने रिश्तेदारों को ये पढ़ने के लिए। अब ये चीज तुम्हारी समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो कोई नहीं समझा सकता। एक और आप सभी छोटे भाई बहनों के लिए कि आप सभी लोग इस क्लास के लिंक को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये पसीना बहा दूंगे तुम्हारे पीछे। केवल पसीना नहीं, खून पसीना बहा देंगे। इसलिए किसी ने कहा है, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तगने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भाषा शब्द जो है यह संस्कृत की भाष्य धातु से बना है। धातु क्या होती है भाई? भाषा मतलब विचारों को प्रकट करना। यह संस्कृत के भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना, बोलना या फिर कहना। तो भाष्य धातु, यह संस्कृत की भाष्य धातु से कौन सा शब्द बना? भाषा। इस भाष्य धातु का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, बोलना अथवा अपने विचारों को व्यक्त करना या फिर साथ ही मन की कोई बात कहना। कामता प्रसाद गुरुजी ने भाषा की परिभाषा क्या दी है? उन्होंने कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार या भाव भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। तो कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं कि भाषा अपने विचार और अपने भाव दूसरे तक प्रकट करने और दूसरे के विचार स्पष्ट रूप से समझने के लिए भाषा एक साधन है। इसकी सिंपल परिभाषा क्या बनती है कि भाषा विचारों के स्पष्ट आदान प्रदान का एक माध्यम है। बिल्कुल सिंपल कि भाई भाषा एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने विचारों का, अपने मन में चल रही बातों का स्पष्ट रूप से आदान प्रदान कर सकता है। यह जो स्पष्ट शब्द है, इस पर थोड़ा सा गौर दीजिएगा। क्यों? उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला दिल्ली गांव में हूं, अगर मैंने तुमको बोला दिल्ली गांव में हूं, तो क्या तुम्हें साथी कोई अर्थ समझ में आया? यदि मैंने तुम्हें एक वाक्य बोला दिल्ली गांव में हूं, तो क्या तुम्हें साथी कोई अर्थ समझ आया? आप कहोगे भैया बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये वाक्य तो मैंने बोला, लेकिन ये फिर भी भाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि साथी इससे हमारे विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो रहे। सामने वाले को स्पष्ट रूप से आपकी बात समझ में आनी चाहिए। इसी बात को मैंने लिख दिया, मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो जो मैं दिल्ली जा रहा हूं, इस वाक्य में मेरे विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त हो रहे हैं। मेरे जो भाव हैं, जो मेरे विचार है, वो दूसरे को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, भाषा माध्यम तो है ही है, साथ में माध्यम भी कैसा? कहोगे भैया स्पष्ट रूप से विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब आ जाता है भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे इतने जीव जंतु होते हैं, वो भी तो बिना भाषा के काम चला लेते, मनुष्य को ही भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह समूह में, ग्रुप्स में रहता है। इसका जब कोई ग्रुप में रहेगा तो अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए मानव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, और इसी क्रम में उन्हें एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ती है, विचारों का आदान प्रदान करना होता है, और इसी विचारों का आदान प्रदान के लिए उनको भाषा की आवश्यकता होती है। क्लियर है?
तो सिंपल समझ में आया कि भाषा शब्द यह संस्कृत की भाष्य धातु से निर्मित है। और भाषा क्या है? विचारों को अभिव्यक्त करने का, विचारों को अभिव्यक्त करने का एक साधन, विचारों को अभिव्यक्त करने का एक साथी साधन। अब लिखिए यहां पर भाषा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संसार में वर्तमान में जीवित भाषाओं की संख्या, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे। संसार में वर्तमान में जीवित भाषाओं की संख्या कितनी है? कमेंट लिख के बता दीजिए। एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है जिसको इथोनोलॉग कहते हैं। इस इथोनोलॉग पत्रिका के हिसाब से 2022 में इसका सर्वे आया। उस सर्वे के अनुसार वर्तमान में संसार में जीवित भाषाओं की संख्या कितनी है? पूरे संसार में वर्तमान में जीवित भाषाओं की संख्या कितनी है? सबके सब उत्तर दीजिए। बच्चा बहुत जान लगा रहा है तुम्हारा गुरु बड़ा भाई, ऐसे तुम लोग भी जान लगा दो। ये पसीना मुझे कोई जरूरत नहीं है बच्चा, लेकिन तुम में मुझे छोटे भाई बहन नजर आते हैं, तुम में मुझे सबके कंधे पर स्टाल लगे आते हैं, नजर आते हैं। बस वही ख्वाहिश स्टाल लगे देखने की, और कोई ख्वाहिश नहीं है ज्यादा। तो तुम सभी लोग साथ देना अंत तक, तभी हौसला बना रहेगा। लेकिन आज तुम्हें ऐसा कंटेंट देकर भेजूंगा जिस कंटेंट से व्यक्ति ने टॉप किया था, वो कंटेंट टॉप कंटेंट। तो सभी साथी रुके रहना। एक बार लिख दो आहू आहू आहू, इसका अर्थ होता है जोश इज द हाई, मजा आ जाए। चलिए सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। 7159 भारत की बात करें तो भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं जिन्हें 8वीं सूची में शामिल किया गया है। 8वीं सूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषा। 2011 में भारत में जनगणना हुई, इसके अनुसार मातृभाषाओं की संख्या कितनी थी? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार मातृभाषाओं की संख्या कितनी थी? कहोगे सर 270। मातृभाषाओं की संख्या कितनी थी? 270 टोटल मातृभाषा। जबकि मुख्य भाषाएं कितनी थी? 121। मुख्य भाषाएं कितनी है? 121। कुल मातृभाषा कितनी है? 270। तो यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में मुख्य भाषाएं कितनी है? 121, जबकि मातृभाषा कितनी है? 270। 121 वे भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 या उससे ज्यादा है। जबकि टोटल 10,000 से कम भी लगा लें तो टोटल मातृभाषा जो मदर टंग, फॉर एग्जाम्पल हिंदी एक भाषा है, लेकिन मातृभाषा अवधी, कन्नौजी, बुंदेली ये सारी की सारी होती है ना, वैसे ही। अब इस 180 मुख्य में भी 22 तो साथी 8वीं अनुसूची में अनुसूचित है, जबकि 99 कैसी है? ये 8वीं अनुसूची के बाहर, जिनको गैर अनुसूचित कहते हैं। तो भारत में मातृभाषाओं की कुल संख्या 270, जबकि मुख्य भाषाएं कितनी है? 121। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भैया मुझे यह बताइए कि संसार में या भारत में इतनी भाषाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? कम भाषाओं से काम नहीं चल सकता था क्या? तो सुनिए, संसार में इतनी भाषाएं क्यों हैं? आपने संसार के सभी जो व्यक्ति है, कोई अगर चीन का है, कोई उत्तर पूर्व भारत का है, कोई उत्तरी भारत का है, कोई दक्षिण भारत का है, कोई अफगानिस्तान का है, कोई अमेरिका का है, कोई जापान का है, कोई अफ्रीका का है, कोई यूरोप का है, उनकी बनावट में आपने अंतर देखा है? इंसानों की बनावट में आपने अंतर देखा है, नहीं देखा? यस या नो करके बताइए भाई। इंसानों की बनावट, किसी की हाइट छोटी, बनावट किस पर डिपेंड करती है? एक तो वायु, भाई किस एक प्रकार से आप जलवायु, किस क्षेत्र में आप रह रहे हो, आपकी जीन, डीएनए, बहुत सारी चीजों पर बनावट डिपेंड करती है। वैसे ही जो हमारे शरीर का बनावट के अनुसार ये जो साइज होता है, अलग अलग उच्चारण स्थान के हिसाब से शारीरिक बनावट में अंतर, जीन, जलवायु में अंतर के कारण कंठ आदि की जो बनावट है, उससे ध्वनि जो उच्चरित हो रही है, तो ध्वनि के भी कई कई प्रकार हो गए। फिर पहले क्या थे, लोग छोटे छोटे कबीले में रहते थे, तो सबने अपनी अपनी ध्वनियों के हिसाब से अपने अपने
अर्थ विकसित कर लिए, अर्थ विकसित हुए तो उनकी अपनी अलग सी भाषा बन गई और इस प्रकार संसार में कई सारी भाषाएं हो गई। आ जाता है भैया अब अगला पॉइंट, भाषा का विकास, कि कोई भी जो भाषा होती है उसका विकास कैसे होता है। जैसे एक बच्चा होता है, भाई पहले बच्चा है, फिर वो जवान हुआ, फिर वो साथी बूढ़ा हो जाता है। इसी प्रकार याद रखिएगा भाषा का फिर बूढ़ा होके क्या होता है, मर जाता है, मर जाता है। ऐसे याद रखिएगा भाषा भी सेम टू सेम होती है, भाषा स्थिर नहीं होती, भाषाओं में भी परिवर्तन होता है और भाषाएं भी मरती है या विलुप्त होती है, भाषाएं भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। तो अच्छे से याद रखिएगा भाषा के विकास के कितने चरण होते हैं। भाषा के जैसे मानव का विकास 3 चरण में होता है, बच्चा जवान बूढ़ा, वैसे याद रखिएगा भाषा के विकास के भी कितने चरण है। तो आप कहोगे सर 3 चरण। सबसे पहले आ जाता है बोली। भाषा के विकास का पहला चरण कौन सा हो जाता है, कहोगे सर बोली। यह भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है, मतलब एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, इससे आप भाषा का क्षेत्रीय रूप भी कह सकते हो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाषा का क्षेत्रीय रूप किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या आएगा, भाषा का क्षेत्रीय रूप किसे कहते हैं, आप कहोगे सर बोली। बोली के बाद में अगला आ जाता है विभाषा। बोली के बाद में अगला रूप क्या आता है, विभाषा। अब बोली क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। जैसे मान लो यहां पर वो एक जिले आदि में बोली जा रही है, तब साथी जिले से निकलकर कई जिलों तक इसका विस्तार हो जाएगा, मंडल तक इसका विस्तार हो जाएगा। तो बोली के बाद में भाषा कौन सा चरण प्राप्त करती है, कहोगे विभाषा। और विभाषा के बाद में जो तीसरा चरण होता है इसे मानक भाषा अथवा परिनिष्ठित भाषा अथवा परिष्कृत भाषा कहते हैं, जिसकी साथी अपनी व्याकरण होती है, जिसकी अपनी लिपि होती है, जिसकी अपनी लिपि होती है। तो अच्छे से याद रखिएगा भाषा के विकास के कितने चरण है, 3 चरण। लिख के बताइए सबके सब, भाषा के विकास के कितने चरण है, सभी के सभी लिखकर बताइए। कहोगे बोली, विभाषा, मानक भाषा अथवा परिनिष्ठित। मानक मतलब अब साथी पढ़ाई लिखाई, अब शिक्षा आदि में इसका उपयोग होने लगेगा, इसका व्याकरण हो जाएगा, इसकी लिपि हो जाएगी, इसकी अशुद्धि हट जाएंगी। तो ये साथी बोली किसको प्राप्त कर लेगी, विभाषा से होते हुए मानक भाषा के स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। जैसे अक्सर आपने देखा होगा हमारे सामने क्वेश्चन आता है ना कि भाई जो हमारी राजभाषा हिंदी है, वर्तमान में जो हमारी संघ की राजभाषा हिंदी है, तो राजभाषा हिंदी का विकास ये किस बोली से हुआ है। आता है नहीं आता है कि राजभाषा हिंदी का विकास ये किस बोली से हुआ है, किस बोली से हुआ है। राजभाषा हिंदी का विकास ये किस बोली से हुआ है, सभी के सभी उत्तर दीजिए। एक क्वेश्चन आता है ना तुम्हारे सामने कि जो हमारी राजभाषा हिंदी है बाबू, इस राजभाषा हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, आता है तो आप कहोगे सर खड़ी बोली से। हमारी जो राजभाषा हिंदी है वो किससे विकसित है, खड़ी बोली से। इसका मतलब भाषा का जो पहला स्वरूप होता है उसे बोली कहते हैं। बोली से वो विभाषा के स्तर को प्राप्त करती है और विभाषा से वो साथी मानक भाषा या पढ़ाई लिखाई की भाषा होती है। मानक भाषा या पढ़ाई लिखाई की भाषा। यह बताइए भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं। भाई हिंदी की तो 17 बोलियां हैं, हिंदी की तो 17 बोलियां हैं। हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 17 बोलियां। लेकिन हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, खड़ी बोली से। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है बोली की विशेषताएं। बोली की विशेषताएं हमेशा टॉपर बनने के लिए याद रखिएगा, नींव का मजबूत होना जरूरी है। किसका, नींव का। नींव मतलब बेस का। तो ये बेस को मजबूत बनाने वाली चीजें, लेकिन इसमें फैक्ट भी निकल कर आ रहे, तो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा और तेज चलते, उतारना नहीं है आपको, आज केवल याद करना है, सीखना है। ये नोट्स वगैरह तो मैं सब दूंगा ही।
देखिए प्रथम चरण क्या होता है भाषा का, बोली। भाषा के विकास का पहला चरण, ये किसका पहला चरण है? आप कहोगे सर ये भाषा के विकास का पहला चरण, भाषा के विकास का प्रथम चरण बोली। बोली क्या होती है? भाषा का क्षेत्रीय रूप, इतना क्षेत्रीय कि इसका जो बोलचाल का क्षेत्र होता है वो बहुत छोटा होता है, जैसे ग्राम, जिला या अधिकतर एक मंडल लेवल पर, अधिक से अधिक कितना, एक मंडल लेवल पर। थोड़ी थोड़ी दूर पर इसमें नए शब्द शामिल हो जाते, बदलाव आता रहता है। इसलिए कहावत भी बनी है कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर बानी, बानी मतलब बोलचाल। तो इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलाव होते, इसकी कोई निश्चित लिपि नहीं होती और इसमें साहित्यिक रचनाएं भी नहीं पाई जाती। इसमें साथ ही याद रखिएगा व्याकरण का कोई रोल नहीं होता। ज्यादातर देशज शब्द जो होते हैं उनकी बहुलता होती है। इसे भाषा का स्थानीय या भाषा का घरेलू रूप भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? भाषा का स्थानीय या घरेलू रूप। जैसे उदाहरण अंगिका, यह सती बिहार के भागलपुर आदि में बोली जाती है। कशिका यह वाराणसी आदि में बोली जाती है। पहाड़ ताली यह सती बिजनौर आदि में बोली जाती है। बनाफरी यह बुंदेली की उपबोली है, यह बुंदेली से संबंधित है। याद रखिएगा हुआ क्या था कि पहले जब छोटे छोटे कबीले, छोटे छोटे इलाकों की अपनी भाषा बन गई, समझे, तो उनके तो देशी शब्दों का, अपने घरेलू शब्दों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, गांव देहात के शब्दों का। अब धीरे धीरे गांव के लोग आसपास के किसी बड़े शहर में अपने सामान को बेचने आदि जाने लगे। धीरे धीरे जब बहुत जगह के लोग, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग एक जगह इकट्ठा हुए, तो उनको किसी एक बोली से ज्यादा जुड़ाव होने लगा, एक बोली के शब्दों का ज्यादा उपयोग किया जाने लगा और वो जो बोली थी वो ज्यादा प्रचलित हुई, तो उसमें सती साहित्य आदि रचा जाने लगा। भाई जो साहित्य तो उसी में रचा जाएगा ना, जो बोली ज्यादा प्रचलित होगी। और इसी कारण जब साहित्यिक रचना होने लगी तो बोली क्या बन गई? विभाषा बन गई। क्या बन गई? विभाषा। तो भाषा के विकास का दूसरा चरण हो जाता है बच्चा विभाषा। बताइए लिखकर, भाषा के विकास का सेकंड चरण क्या होता है? याद रखना विभाषा। इसका क्षेत्र बोली से व्यापक होता है, थोड़ा बड़ा होता है, कई मंडल और कभी कभी कई राज्यों तक। इसमें प्राय साहित्यिक रचनाएं पाई जाती हैं, इसकी लिपि भी निश्चित हो जाती है, लेकिन इसमें कुछ चीजें नहीं होती, जैसे तकनीकी व वैज्ञानिक शब्दावली नहीं होती। इसकी अपनी अलग से कोई ऐसी टेक्निकल या साइंटिफिक डिक्शनरी नहीं होती और इसमें साथ ही व्याकरण का भी अभाव होता है। व्याकरण का भी क्या होता है? अभाव। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सी ऐसी भाषाएं कि जिनमें साहित्यिक रचनाएं, क्षेत्र भी व्यापक है, लिपि भी निश्चित है, लेकिन तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वर्ड है एनाटॉमी, एनाटॉमी। अब एनाटॉमी संस्कृत का वर्ड है, इसका अर्थ चलो हम लोग शारीरिक विज्ञान भी कह सकते हैं। हिंदी में क्या कह दिया? शारीरिक विज्ञान। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ब्रज भाषा में क्या कहेंगे, या मैं तुमसे पूछूं अवधी में क्या कहेंगे, या मैं तुमसे पूछूं एनाटॉमी को मगही में क्या कहेंगे, तो क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है? यस या नो करके बताइए। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है? तो ये जो साथी में पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये हमारी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर हिंदी की कंप्लीट प्ले लिस्ट है। 100-125 घंटे की हिंदी की कंप्लीट प्ले लिस्ट, इतनी जबरदस्त हिंदी जो ये पढ़ा रहा हूं ना, मैं उसी स्लाइड को पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैंने कोई नई चीज जोड़ दी है इसमें। तो जो फाइनल मेरिट से बच्चे जुड़ेंगे, फाइनल मेरिट बेस से, उन सबको ये हिंदी की प्लेलिस्ट एडवांस में मिलेगी। आप चाहें तो आप मुझसे आगे निकल सकते हैं। तो इसका मतलब इनका क्षेत्र भी व्यापक है। भाई जैसे भोजपुरी, अवधी आदि तो कई जगह बोली जाती है, साहित्यिक रचनाएं भी पाई जाती है, जैसे अवधी में रामचरितमानस, ब्रज भाषा में सूरसागर। लेकिन ना तो इनका कोई व्याकरण है और ना ही साथ ही तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली। इसका मतलब हम बोलते तो इन्हें बोलिए,
लेकिन ये बोली से थोड़ी बड़ी हो गई। ब्रजभाषा, अवधी आदि ये विभाषा के स्तर पर पहुंच गई। किसके स्तर पर? विभाषा के स्तर पर। ठीक है, अब आ जाते। अब ऐसे क्या हुआ साथी, अनेक विभाषाओं में से कुछ का प्रयोग प्रशासनिक और सरकारी कार्यों के लिए किया जाने लगा। अब हुआ क्या प्राचीन समय में, आज से 300-400 साल पहले, कि जितनी भारत में, उत्तर भारत में जहां अंग्रेज ज्यादा थे, तो ज्यादातर जनसंख्या जो थी वो साथी दिल्ली के आसपास खड़ी बोली बोलती थी। उन्होंने क्या किया, खड़ी बोली में ही अपनी पढ़ाई लिखाई या प्रशासन के काम या सरकारी कागजात आदि तैयार कराने लगे। आप ये बात जानते कि जिस चीज को सरकार सहायता देती है या सरकार जिस चीज को प्रमोट करती है, वो चीज ज्यादा फैलती नहीं फैलती? यस या नो करके बताओ। सरकार ने खड़ी बोली को भैया थोड़ा ज्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो खड़ी बोली का विस्तार होता गया, वैसे वैसे इसके स्वरूप में परिवर्तन होता गया। फिर इसमें व्याकरण और शब्दावली आ गई, वैज्ञानिक शब्दावली। इससे शुद्ध होने के बाद अंत में साथी खड़ी बोली ने किसका, मानक भाषा या राजभाषा हिंदी का स्वरूप प्राप्त कर लिया। खड़ी बोली ने किसका स्वरूप प्राप्त कर लिया? तो आप कहोगे बड़े भैया खड़ी बोली ने इस प्रकार जब सरकार ने इसको सपोर्ट करना शुरू किया तो राजभाषा अथवा मानक हिंदी भाषा का स्वरूप प्राप्त कर लिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो तीसरा चरण आ जाता है जिसे मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इसका साथी अपना व्याकरण होता है। व्याकरण के द्वारा इसकी अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध कर दिया जाता है। इसकी अपनी तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शब्द है मेडिकल। अंग्रेजी का शब्द क्या है? मेडिकल। हिंदी में मेडिकल का अर्थ क्या होता है? भाई मेडिकल का अर्थ क्या होता है? कहोगे सर चिकित्सा। मेडिकल का अर्थ क्या होता है? चिकित्सा। इसी प्रकार डॉक्टर का अर्थ क्या होता है? चिकित्सक। जैसे एक शब्द है इंजीनियरिंग, अंग्रेजी में एक शब्द क्या हो जाता है? इंजीनियरिंग। इसके लिए हिंदी ने अपनी खुद की शब्दावली बनाई हुई है। अभियांत्रिकी, हिंदी ने क्या बना रखी है? अभियांत्रिकी। तो इसका मतलब अब जब खड़ी बोली की उसमें व्याकरण आ गया, उसकी अपनी तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली आ गई, राजकाज के कामों में और साथ ही शिक्षा में उपयोग होने लगा, तो यही खड़ी बोली क्या बन गई? मानक या फिर परिनिष्ठित भाषा। साथ में इसको कोई कानूनी मान्यता मिल जाए। ऐसे हिंदी के अलावा और भी है, जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, इन सब ने किसका स्तर प्राप्त कर लिया? तो आप कहोगे सर इन सब भाषाओं ने वर्तमान में मानक भाषा का स्तर प्राप्त कर लिया। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सांविधिक दर्जा। कि जितनी भी भाषाएं, इनको इनकी राज्य सरकार आदि के द्वारा इनके लिए कानून बनाकर इनमें पढ़ाई लिखाई को अनिवार्य बनाया गया है। जैसे मराठी के ऊपर विवाद चल रहा है, आपने सुना होगा। तमिल में पढ़ाई होती है, पंजाब में पंजाबी में पढ़ाई होती है। तो मानक भाषा जो मुख्य होती है और जहां ये ज्यादा प्रचलित होती है, वहां इनको कोई ना कोई कानूनी मान्यता भी दे दी जाती है। जैसे आपको याद होगा कि भारत में राजभाषा अधिनियम 1963 है। भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कौन सा जाता है? कहोगे भैया 1963। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ईमानदारी से बताइए, दिल देकर, दिल वाली इमोजी देकर बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भारत में मातृभाषा कितनी है? भारत में कुल मातृभाषा कितनी है? और साथ ही 2011 की जनगणना के अनुसार मुख्य भाषाएं कितनी है? भारत में कुल मातृभाषाएं कितनी है? और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में मुख्य भाषाएं कितनी है? और विश्व में भी बताइए कि विश्व में कितनी भाषाएं? तो मातृभाषा हो जाती है 270, मुख्य भाषाएं हो जाती है 121, और विश्व में कितनी है? 7159। विश्व में कितनी है? कहोगे बड़े भैया जी 7159। यह कंटेंट इस तरीके का बिल्कुल नहीं बनाने वाला, ना तो तुम्हें किसी किताब में मिलेगा, ना किसी के नोट्स में मिलेगा। चैलेंज है, तुमने खूब किताबें नोट्स पढ़ी होंगी। इस तरीके से भाषा को बिल्कुल बेसिक से कि भाषा है क्या, कैसे भाषा का विकास हुआ। अब भाषा से जुड़े कुछ और शब्द होते हैं, जैसे कहता है उपभाषा। क्या चाहते हैं? उपभाषा। उपभाषा होती है कि कभी कभी
एक समूह, एक वर्ग या एक ही ग्रुप की जो एक स्रोत से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? उनका एक ही मां होती है, एक ही जन्म होता है, तो एक ही स्रोत से उत्पन्न भाषाओं को मिलाकर एक उपभाषा समूह बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? समूह। जैसे स्कूल में अलग अलग कक्षाएं होती हैं, पहली क्लास के बच्चे एक समूह में पढ़ते हैं, दूसरी के बच्चे दूसरे समूह में, तीसरी के बच्चे तीसरे समूह में, चौथी क्लास अलग अलग होती है। वैसे ही एक स्रोत से उत्पन्न भाषाओं की ग्रुपिंग कर दी जाती है। जैसे आप हिंदी के कितने उपभाषा वर्ग हैं? सभी लोग कमेंट्स करके बताइए, हिंदी के कितने उपभाषा वर्ग हैं? तो आप कहोगे साथी, हिंदी के 5 उपभाषा समूह हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी उपभाषा, ये सारी के सारी शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न है, तो हमने इनका एक अलग ग्रुप बना दिया 5 बोलियों का पश्चिमी हिंदी नाम से। जो अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न है, उनका बना दिया पूर्वी हिंदी। इसी प्रकार बिहारी हिंदी उपभाषा समूह, मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न, पहाड़ी हिंदी उपभाषा समूह, खस अपभ्रंश से उत्पन्न, और याद रखिएगा राजस्थानी हिंदी उपभाषा समूह, यह भी किससे उत्पन्न है? शौरसेनी अपभ्रंश से। यह भी किससे उत्पन्न है? शौरसेनी अपभ्रंश से। तो हिंदी के 5 उपभाषा वर्ग कह लो या ग्रुप कह लो। शौरसेनी से उत्पन्न पश्चिमी हिंदी, शौरसेनी से उत्पन्न राजस्थानी हिंदी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, क्योंकि बिहार में मगध साम्राज्य का शासन था, वहां से याद कर लेना। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, खस खासी जयंतियां पहाड़ियां होती है, वहीं से नाम याद कर लेना, पहाड़ी हिंदी। तो हिंदी के कितने अपभाषा समूह होते हैं? सभी के सभी कमेंट करके बताइए, हिंदी के साथ ही कितने उपभाषा समूह होते हैं? तो कहोगे 5। पश्चिमी हिंदी किससे उत्पन्न है? भाई पश्चिमी हिंदी किससे उत्पन्न है? कहोगे शौरसेनी से। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी, बिहारी हिंदी मागधी, पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश, और राजस्थानी शौरसेनी अपभ्रंश से। एक और शब्द होता है साथी, जिसे हम लोग राजभाषा कहते हैं। भाषा से जुड़ा एक और वर्ड होता है, जिसे क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है। यह शासन प्रशासन के लिए प्रयोग, सरकारी आदेश, सरकार की अधिसूचना, सरकार के निर्णय, इन सबको जारी करने के लिए ऑफिशियल या राजकाज की भाषा, कामकाज कह लो या राजकाज की भाषा, प्रशासन की भाषा, तो सरकार के आदेश आदि निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड है, पुलिस भर्ती बोर्ड, वो कोई नोटिस निकालता है तो कौन सी भाषा में निकालता है? सभी लोग उत्तर दीजिए। यदि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड कोई नोटिस निकालता है तो यह बच्चा कौन सी भाषा में निकालता है? बताइए। हिंदी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के राजकाज की भाषा क्या है? हिंदी भाषा। वैसे ही पंजाबी निकालते, पंजाब सरकार किस में निकालेगी? पंजाबी में। पंजाब सरकार किस में निकालेगी? पंजाबी में। महाराष्ट्र सरकार किस में निकालती है? मराठी में। वैसे ही यह अधिकतर जनसंख्या को स्वीकार्य होती है, मतलब उस जगह ज्यादातर जनसंख्या इसका प्रयोग करती है पठन पाठन हेतु। कानून द्वारा इसे राजभाषा घोषित किया जाता है, जैसे राजभाषा अधिनियम, उत्तर प्रदेश राजभाषा एक्ट 1951, जिसके तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया है। 1989 से उर्दू भी है। इसी प्रकार भारत सरकार का 1963 का राजभाषा एक्ट। वर्तमान में याद रखिएगा, जो भारत संघ है, जो केंद्र सरकार है, उसकी 2 राजभाषाएं हिंदी और अंग्रेजी। वर्तमान में केंद्र सरकार की कितनी राजभाषाएं? 2, हिंदी और अंग्रेजी। चलिए, इसके अलावा साथी जो राज्य होते हैं उन्हें अपनी राजभाषा चुनने की स्वतंत्रता होती है अनुच्छेद 345 में, जबकि संघ के लिए जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है वो अनुच्छेद 343 के पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है। अनुच्छेद 343 के कौन से पॉइंट में दिया गया है? तो संघ की राजभाषा हिंदी, यह साथी याद रखिएगा,
संविधान का जो भाग 17 है, कौन सा? संविधान का भाग 17, ये किससे संबंधित है? संविधान का भाग 17 ये राजभाषा से संबंधित है। तो भारत संघ की राजभाषा हिंदी, अनुच्छेद 343 पॉइंट नंबर 1, जबकि लिपि क्या है? देवनागरी। यह भी साथ में लिखा गया अनुच्छेद 343 में कि जब से संविधान लागू होगा तब से लेकर 15 वर्ष तक, कितने साल तक? 15 साल तक। जब से संविधान लागू होगा तब से 15 साल तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी राजभाषा के रूप में कार्य करती रहेगी। तो शुरुआत में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए था? अंग्रेजी को हिंदी के साथ साथ कितने वर्ष तक राजभाषा के रूप में कार्य करने को बोला गया था जब हमारा संविधान लागू हुआ? लेकिन 1965 में ये 15 साल की अवधि खत्म हो जाती, तो साथ ही 2 साल पहले ही हिंदी के विरुद्ध दक्षिण भारत आदि में आंदोलन शुरू हो गए। इसको लेकर सरकार को 1963 में राजभाषा अधिनियम लाना पड़ा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो 15 वर्ष की अवधि थी इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब जो अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ 15 साल 1965 तक खत्म हो जाना था, अब इस 15 साल की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? अनिश्चित काल तक के लिए। किसके द्वारा? राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा, जो कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1965 से लागू। समझे मेरी बात? चलिए भैया, एक साथी अक्सर राष्ट्रभाषा शब्द भी सुनाई देता है, तो याद रखेगा बहुत अच्छे से। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में जो हिंदी है उसका दर्जा राजभाषा का है। हिंदी का दर्जा क्या है? वो भी संघ की राजभाषा। हिंदी का संवैधानिक दर्जा क्या है? संघ की राजभाषा, कामकाज की भाषा। भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब राष्ट्रभाषा होती क्या है? ऐसे बहुत से देश हैं जहां पूरे देश में केवल एक भाषा बोली जाती है। भाई भारत में तो मैंने बताया मातृभाषा कितनी है, जरा बताना। भारत में मातृभाषाओं की संख्या कितनी है? सभी बताइए। जो अपना भारत देश है बाबू, इसमें मातृभाषाओं की संख्या कितनी है तुम्हारे अनुसार? तो कहोगे सर 270। इतनी सारी, जबकि जापान में ज्यादातर लोग जापानी, फ्रांस में ज्यादातर लोग फ्रेंच बोलते। इस वजह से वहां पर पूरे देश की अधिकतर जनसंख्या एक भाषा के इस्तेमाल करती है, उसके साथ उनकी राष्ट्रीय भावनाएं जुड़ी होती है, तो उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा या नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है। लेकिन भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे यहां पर हिंदी का दर्जा क्या है? आप कहोगे सर संघ की राजभाषा। एक साथी और आ जाती है। एक क्या है? और आ जाती है, जिन्हें हम लोग सांस्कृतिक भाषाएं कहते हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्या कहते हैं? सांस्कृतिक भाषाएं। ऐसी भाषाएं जिनका लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना साहित्य है। इनका कितना वर्ष पुराना साहित्य है? 1500 से 2000 साल पुराना साहित्य भी मिलता है। तो ऐसी भाषाओं को किसका दर्जा दे दिया जाता है? सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा। वर्तमान में भारत में कितनी सांस्कृतिक भाषाएं? 11। सबसे पहले तमिल, फिर संस्कृत 2005 में, तमिल 2004 में, कन्नड़ तेलुगु 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014, और याद रखिएगा साथी असमिया, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत, मराठी, पाली और प्राकृत, इन 5 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2024 में। तो वर्तमान में सांस्कृतिक भाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान में सांस्कृतिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 11। सबसे पहले तमिल 2004 में, 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु, 2013 में मलयालम, 2014 में उड़िया, और 10 साल बाद 2024 में एक साथ 5 भाषाओं को दर्जा दिया गया। असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत। असमिया, बंगाली, मराठी,
पाली और प्राकृत। तो यहां तक बच्चा मैं आपसे पूछूं कि बोली क्या होती है, बोली क्या होती है, विभाषा क्या होती है, मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो इनमें से किसी शब्द के एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट, इनमें से किसी शब्द के स्पष्टीकरण में कोई डाउट है क्या? यस या नो करके बताइए। इनके स्पष्टीकरण में किसी को कोई डाउट? यस या नो करके बताइए। फिर सब सभी साथियों को बता दूं कि ये जो क्लास है, ये जो साथी पूरा का पूरा, ये सब एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जो मेरी हिंदी की क्लास है, जो पूरी प्लेलिस्ट है, उसके पीडीएफ है, हैंड रिटन कंप्लीट साथी आप लोग जिसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। ये सब कुछ बच्चा मेरे पास है, ये सब कुछ क्या है, मेरे पास से। अच्छे से याद रखिएगा। तो यदि आप सभी लोग पूरी मेहनत कर दो मेरे साथ, तो बच्चा आनंद आ जाए, इतना आनंद आ जाए कि आप कहो कि भैया आनंद आ गया। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, कोशिश करके सबके सब साथी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के फाइनल मेरिट बेस से सभी लोग जुड़ जाना। आनंद आया? यस या नो करके बताओ। बेटा तमिल में संगम साहित्य लिखा गया है। प्राचीन तमिल भाषा के साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं, जिसमें शिलप्पादिकारम आदि रचना होती है। शिलप्पादिकारम जिसको इलंगो अडिगल ने रचा है, जिसको किसने रचा है? इलंगो अडिगल। ऐसे संस्कृत पाणिनि द्वारा महाभाष्य आदि, अष्टाध्यायी आदि, ये सारी की सारी। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते। अब साथी अगला जो टॉपिक आता है, वो अगला टॉपिक आता है आपका, अगला टॉपिक आ जाता है भाषा की विशेषता। साथी भाषा की विशेषता बहुत ध्यान से पढ़िएगा। भाषा की क्या क्या विशेषता? सबसे पहली, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाई भाषा कैसी संपत्ति है? सामाजिक। यह किसी की बपौती नहीं है, यह किसी की विरासत नहीं है, किसी की पैतृक या व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। यह कैसी संपत्ति है? सामाजिक। मतलब आप इसे समाज से ग्रहण करते हो। एक ऐसा बच्चा जिसको सुनाई नहीं देता, मान ले तो भगवान ना करे कोई ऐसा बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता, तो वो बोलना नहीं सीख पाएगा। पूछो क्यों? जो बच्चा जिसको सुनाई नहीं देता, डीफ बच्चा है, बहरा बधिर बच्चा है, तो वो याद रखेगा बच्चा, वो बोलना नहीं सीख सकेगा। बोलना कब सीखते हैं? आपने देखा होगा छोटे बच्चे आसपास मम्मा 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 करके, मम्मी बोल ऐसे करके घर वाले उससे मम्मा मतलब ध्वनि बुलवाना शुरू कर देते हैं ना, सेम टू सेम। तो भाषा अर्जित संपत्ति है, समाज से ग्रहण करते हैं। समाज में हमारे आसपास जो भाषा बोली जाती है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। भाषा सदैव परिवर्तनशील है। पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। आज से 500 साल बाद हिंदी का स्वरूप भी बहुत ज्यादा बदल जाएगा। हिंदी का जो स्वरूप है बाबू, वो भी बहुत ज्यादा बदल जाएगा। भाषा का प्रभाव सदैव जटिलता से सरलता की ओर। पहले भाई को क्या बोला जाता था? भ्राता। और फिर धीरे धीरे क्या बोला जाने लगेगा? भा। फिर ब्रो ब्रो करते करते केवल बी पे आ जाओगे। एस सिस्टर को एस और भाई को बी। इतनी सरलता की ओर, याद रखना। और भाषा संयोग से वियोग की ओर प्रभावित होती है। कैसे? जैसे शब्द युधि, संस्कृत में एक शब्द होता था युधि। युधि में प्रत्यय मूल शब्द के साथ जुड़े रहते थे, लेकिन हिंदी में प्रत्यय अलग हो जाते हैं। हिंदी में युधि का अर्थ क्या होता है? युद्ध में। इसका मतलब क्या हुआ? जो भाषा होती है सदैव जटिलता से सरलता की ओर चलती है। किसकी ओर? जटिलता से सरलता। अब आ जाते भाषा से संबंधित प्रमुख दिवस। सबसे पहले 21 फरवरी, सबसे पहले 21 फरवरी। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? लिख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर टंग डे।
भाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यह साथी बांग्लादेश में बंगाली भाषा को लेकर एक आंदोलन हुआ था, उसी आंदोलन की स्मृति में, इसी में याद रखिएगा 2019 जो है 2019 ये स्वदेशी भाषाओं का ये जो है साथी ये स्वदेशी भाषाओं का 2019 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया हुआ है। 2019 को क्या घोषित किया है? लिख लेना कहीं पर। 2019 जो है वो स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, स्वदेशी भाषाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष। यूनेस्को ने इसको अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसे 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। इसी प्रकार 2022 से लेकर 2032 तक यह साथी स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक, स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक। भाई महत्वपूर्ण दिन दिवस घोषित कर दिए जाते हैं ना, तो 2022 से लेकर 2032 तक यह स्वदेशी भाषाओं के लिए क्या है? अंतरराष्ट्रीय दशक। और 2019 को क्या घोषित किया गया है? स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस या केवल हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि 24 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने अयंगर के प्रस्ताव किसने रखा? अयंगर जी ने। हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि इसी दिन 1975 में नागपुर में पहला अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो यहां पर कई सारे क्वेश्चन बने कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? प्रथम अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? सबके सब उत्तर दीजिए कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन तो आप कहोगे भैया 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में, भारत के महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में पहले अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस का आयोजन। राष्ट्रीय दिवस 14 सितंबर, 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसी में कहीं पर लिख लीजिएगा जो साथी सांकेतिक भाषाएं होती हैं, सांकेतिक भाषाएं समझ रहे, साइन लैंग्वेज जो होती हैं, सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज जो होती हैं, जिससे इंसान केवल हाथों के इशारों से विचार अभिव्यक्त करता है, तो जो साइन लैंग्वेज का दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है? याद रखिएगा, सांकेतिक भाषा दिवस या इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मनाया जाता है। अब आ जाता है बच्चा विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं, तो विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? आप कहोगे सर विश्व में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी बोली जाती है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं चीनी भाषा, जिसको मंदारिन भी कहते हैं। विश्व में हिंदी का स्थान कौन सा है? तीसरा। अच्छे से याद रखिएगा, विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में अपनी हिंदी का स्थान कौन सा है? आप कहोगे सर तीसरा। चौथी हो जाती है स्पेन की, पांचवी हो जाती है अरबी, और याद रखिएगा जो बंगाली भाषा है यह भारत के पश्चिम बंगाल और साथ ही बांग्लादेश में बोली जाती है। इस वजह से विश्व के टॉप 10 भाषाओं में बंगाली भाषा का स्थान कौन सा है? 7वां। बंगाली भाषा का स्थान कौन सा है? आप कहोगे सर 7वां। तो टॉप 10 में, पूरे विश्व के टॉप 10 में भारत की कितनी भाषाएं? याद रखिएगा 2, हिंदी तीसरे स्थान पर, बंगाली 7वें स्थान पर। वही अगर मराठी पूछे
तो विश्व में 16वें स्थान पर। और यदि साथी ये तमिल तेलुगु आदि पूछे तो शायद 18वें स्थान पर। अच्छे से याद रखिएगा कि पूरे विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में मराठी 16वां स्थान, बंगाली भाषा 7वां और हिंदी 3रा। देखिए अंग्रेजी जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली इसलिए कि कुछ लोगों की तो मदर टंग है, मातृभाषा है, कुछ इसे संपर्क भाषा के रूप में भी बोलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि विश्व की सर्वाधिक मातृभाषा के आधार पर सर्वाधिक जनता द्वारा बोली जाने वाली, तो मातृभाषा के तौर पर चीनी सर्वाधिक है। ओवरऑल दूसरे स्थान पर, पहले पर अंग्रेजी, तीसरे पर साथी याद रखिएगा हिंदी। अब आ जाता है कि भारत में जो 2011 की जनगणना हुई उसमें यह भी पता लगाया गया कि भारत में कौन व्यक्ति कौन सी भाषा बोलता है। तो इसके अनुसार पूरे भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है मेरी, प्रार्थना है, इस पर गौर कीजिएगा। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी बोलने वालों की, जो हिंदी को प्रथम भाषा के तौर पर प्रयुक्त करते हैं मातृभाषा के, तो हो जाती है 43.63%, 43.63। और अगर हिंदी भाषा क्षेत्र के बाहर भी लगा लें, जो बोल सकते हैं हिंदी को, उन्हें भी काउंट कर लें, तो लगभग 57% जनसंख्या भारत की हिंदी समझती है। सेकंड पर आ जाती है भारतीय भाषाओं में जो भारत की भाषाएं। दूसरे नंबर पर कौन सी बोली जाती है, याद रखिएगा, देश की 8% जनसंख्या बंगाली बोलती है। तीसरे पर मराठी, देश की 6.86% जनसंख्या। चौथे पर तेलुगु, याद रखिएगा, द्रविड़ भाषा परिवार की जितनी भाषाएं उसमें सबसे अधिक बोली जाती है। और 5वें स्थान पर आ जाती है तमिल। 5वें पर कौन सी आ जाती है, तमिल। तो भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली टॉप 5 भाषाओं के नाम लिखिए। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार बोली जाने वाली टॉप 5 भाषाओं के नाम लिखिए, सभी के सभी। तो और मातृभाषा के आधार पर लिखना। पहले नंबर पर क्या जाती है, हिंदी, 43.63%। दूसरे पर बंगाली, हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल। हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल। हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल। पूछेगा द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है, कहोगे साथी तेलुगु। यह तो हो गया मातृभाषा के आधार पर। यदि बोलने वालों की बात करूं तो सबसे ज्यादा हिंदी के बोलने वाले, और देश की लगभग 10% जनसंख्या ये अंग्रेजी भी बोलते हैं। भाषा संबंधी जो प्रावधान है वो गृह मंत्रालय के अधीन है। जनगणना कराने का काम भी किसका होता है, गृह मंत्रालय का होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अच्छे से याद रखिएगा। भारत में मातृभाषाओं की संख्या कितनी है, 270। प्रमुख भाषा कितनी है, 121। इनमें से अनुसूचित कितनी है, 22। सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी है, अनुसूचित में हिंदी, बंगाली। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली गैर अनुसूचित भाषा भी कह सकते हो, इसे जनजातीय भाषा भी कह सकते हो। मतलब ये 8वीं अनुसूची में नहीं आती, फिर भी ये भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली जो 8वीं अनुसूची के बाहर की है, 22 के अलावा। तो याद रखिएगा भीली अथवा भिलौदी, कंफ्यूज मत होइए, ये भील जनजाति की भाषा है। भील जनजाति, क्योंकि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की है, भील जनजाति की। तो भील जनजाति की जो बोली है, इसके बोलने वालों की संख्या भी गैर अनुसूचित में सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा या गैर अनुसूचित भाषा बताओ जो 8वीं अनुसूची में नहीं आती। तो याद रखिएगा भीली अथवा भिलौदी। और सेकंड नंबर पर कौन सी आती है, गोंड जनजाति की गोंडी। गोंड जनजाति की साथी गोंडी। गोंड जनजाति की कौन सी आ जाती है, कहोगे सर गोंडी। अब आ जाता है भाषा के प्रमुख प्रकार या रूप। अच्छे से याद रखिएगा, भाषा के मुख्य कितने रूप होते हैं। भाषा के
प्रमुख कितने रूप होते हैं? आप कहोगे बड़े भैया भाषा के प्रमुख 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? कहोगे बड़े भैया जी भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने? 2। एक तो सती मौखिक, जिसको वाचिक भाषा भी कहते हैं, और एक याद रखिएगा लिखित भाषा। मौखिक यह भाषा का मूल रूप है, यह भाषा का मौलिक रूप है। तो पूछेगा आपसे कि भाई भाषा का मौलिक रूप कौन सा होता है? सभी लोग उत्तर देके बताइए, भाषा का मौलिक या मूल रूप कौन सा होता है? आप कहोगे सर मौखिक भाषा। यह सबसे प्राचीन भी है। लिखने की कला तो बहुत साल बाद विकसित हुई, सबसे पहले ध्वनि विकसित हुई। इसमें विचारों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने में कठिनाई होती है, जबकि लिखित भाषा इसमें लिपि चिन्हों की सहायता से ध्वनियों को स्थायी स्वरूप मिल जाता है, उनको व्यक्त कर दिया जाता, लिख दिया जाता है, और इस लिखित रूप में विचारों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना आसान रहता है, या आप ये कह सकते हैं इजी रहता है। अब आ जाता है साथी, भाषाओं में क्या कुछ समानता होती है? क्या जैसे इंसान का चेहरा मिलता जुलता है? जैसे आप देखोगे कि जो चीन के लोग हैं, चीन के बहुत सारे लोगों का चेहरा आपस में थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा, होता नहीं होता? ऐसे ही अगर आप देखो तो भाषाओं में भी क्या कुछ मिलती जुलती भाषाएं होती हैं? यस या नो करके बताओ। तो मैंने कहा देखो, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है, जो हिंदी की आदि जननी कही जाती है, वो संस्कृत कही जाती है। हिंदी की आदि जननी क्या कही जाती है? संस्कृत। अब संस्कृत से और भी बहुत सारी भाषाएं विकसित हुई। इसी प्रकार संस्कृत की भी कई सारी बहन पूरी दुनिया में मौजूद है। तो संस्कृत और विश्व की बहुत सारी भाषाओं में उनके शब्दों की आकृति मतलब बनावट, शब्दों के उच्चारण और उनके अर्थ में बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। जैसे इंसान कईयों का चेहरा एक जैसा होता है, वैसे ही संस्कृत और विश्व की कई सारी भाषाओं में या तो शब्द की बनावट या शब्द का अर्थ या शब्द का उच्चारण, इसमें समानताएं पाई जाती हैं। जैसे यहां पर संस्कृत, हिंदी, लैटिन भाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। देखिए हिंदी में जो पिता शब्द होता है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? पितरी शब्द कहते हैं। कुछ कुछ पितरी ऐसे लिखता, पितरी। पितरी को लैटिन में क्या कह देते हैं? पाटेर। अंग्रेजी में इसको क्या कह देते हैं? फादेर। पै का फे बन गया। फ्रेंच में इसको पेरे कहते हैं, और स्पेनिश में इसको क्या कहते हैं? फादर को पादर कह दिया। तो पै का फे बन जा रहा है, फे का कहीं पर पै बन जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो मूल शब्द है, जो मूल शब्द है वो एक जैसा है या नहीं है? इसी प्रकार ब्रदर, भाई को भ्रातृ कह देते, तो भ्रातृ में कुछ इसी प्रकार लिखता ना। लैटिन में फ्रेटर बन गया ये, अंग्रेजी में ब्रदर बन गया, फ्रेंच में इसको फ्रेरे कह देते। तो कहने का अर्थ क्या है कि भाई इसमें कुछ कुछ समानता है या नहीं है? भाई समानताएं किसमें पाई जाती है, मुझे बताइए, समानताएं किसमें पाई जाती है? जो लोग एक परिवार के होंगे, जिनका डीएनए हजारों साल पहले कभी एक रहा होगा, उन्हीं में तो समानता पाई जाएंगी। जिनका डीएनए एक जैसा होता है, एक जैसी समानताएं होती हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? यस या नो करके बताओ। उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? उन्हें हम लोग परिवार कह देते हैं। इसी प्रकार साथी भाषाओं के भी परिवार होते हैं। तो भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। एक वर्गीकरण होता है आकृति मूलक, और एक वर्गीकरण, आकृति मतलब शब्द बने कैसे, और एक होता है पारिवारिक वर्गीकरण। कैसा? पारिवारिक। तो भाषा का आकृति मूलक वर्गीकरण जो होता है, इसमें 2 प्रकार की भाषा होती है, योगात्मक और साथी अयोगात्मक या वियोगात्मक। योगात्मक भी 3 होती है, एश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। जबकि पारिवारिक या ऐतिहासिक आधार पर वर्गीकरण, इसमें क्या होता है? एक ही स्रोत या एक ही पूर्वज भाषा से उत्पन्न भाषाओं को एक ही परिवार में रखा जाता है। ऐसी भाषा जिनका साथी प्राचीन समय में एक ही पूर्वज भाषा थी, उनको एक भाषा परिवार में। परिवार का मतलब यही हुआ ना कि पूर्वज एक जैसे थे। यस या नो?
बेटा नंदनी, तुम्हारा डीएनए तुम्हारे पापा से तो मिलेगा बाबू, हम सबका डीएनए अपने अपने पापा मम्मी से तो मिलेगा। ये क्या बात हो गई बेटी, ये क्या बात हो गई बेटी? इसलिए तो आपके परिवार में जो लोग होंगे, चाचा ताऊ सब, इनका पूर्वज में डीएनए एक होगा, एक ही पूर्वज से, इसलिए तो आप उनको अपना कुटुंब, अपना परिवार कहती हो। कैसी बात कर रही हो बेटी? विश्व के प्रमुख भाषा परिवार, विश्व के प्रमुख भाषा परिवार। तो संसार में भाषाएं तो 7159 है। संसार में भाषाएं कितनी है? 7159। लेकिन भाषा परिवार कितने हैं? कमेंट करके बताइए। संसार में भाषा परिवार कितने हैं? आप कहोगे सर 12 भाषा परिवार है। संसार में कितने भाषा परिवार है? याद रखिएगा 12। एक संसार का सबसे बड़ा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, सबसे बड़ा तो भारोपीय होता है, सॉरी, सबसे बड़ा क्या होता है? भारोपीय। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक, यह साथी ऑस्ट्रेलिया से लेकर एशिया में फैला है। द्रविड़ भाषा परिवार चीनी, हेमेटिक, सेमेटिक, यह अफ्रीका में अरबी वाला जो होता है। भारोपीय भाषा परिवार विश्व का सबसे बड़ा काकेशियन, बुशमैन, यह अफ्रीका में। बंटू, मलय और पॉलिनेशियन, ये साथी मलेशिया आदि में। जापानी, कोरियाई, पापुई और यूराल अल्टाइक भाषा परिवार। संसार में प्रमुख भाषा परिवार कितने हैं? आप कहोगे सर 12। अब आ जाता है विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार, जिसको भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। यह जो भारोपीय भाषा परिवार है, यह विश्व का सबसे बड़ा, विश्व के लगभग 45% जनसंख्या इसी भाषा परिवार की कोई ना कोई भाषा बोलती है। यह भारत का भी सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारत की 78% जनसंख्या भारोपीय भाषा परिवार की ही किसी ना किसी भाषा को उपयोग करती है। विश्व की 45% और भारत की लगभग 78% जनसंख्या यह कौन से भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है? कहोगे भैया ये भारोपीय भाषा परिवार। इसके साथ ही 10 उपभाषा परिवार भी हैं। इसकी शाखाएं जैसे भारत ईरानी की हो जाती आर्य भाषा परिवार, ईरानी भाषा परिवार, दर्द भाषा परिवार, यूनानी, अल्बानाई, बाल्टिक, जर्मेनिक, आर्मीनियाई, तोखारी, स्लेव, अनातोलियाई और इटैलिक। तो जो भारोपीय भाषा परिवार है, इसको दो भागों में बांटा, एक शतम और एक कैंटम। शतम वर्ग का होता है भारत ईरानी भाषा परिवार। इस भारत ईरानी भाषा परिवार की एक साथी ब्रांच होती है, उपशाखा होती है, जिसे भारतीय आर्य भाषा परिवार कहते हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी, ये जितनी भी भाषाएं हैं, ये किससे विकसित हुई हैं? ये भारतीय आर्य भाषा परिवार से, जो कि दूर जाकर किसका है? भारोपीय भाषा परिवार का ही हिस्सा है। तो भारोपीय भाषा परिवार से शतम वर्ग, उससे भारत ईरानी भाषा परिवार, उसके उपशाखा क्या हो गई? भारतीय आर्य भाषा परिवार। याद रखिएगा, भारत में मुख्य रूप से 4 तथा कुल 5 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में मुख्य रूप से कितने भाषा परिवार हैं? 4। और कुल कितने? 5। कुल कितने? 5 भाषा परिवार। एक हो जाता है साथी भारोपीय भाषा परिवार। आए गए तो अच्छे से याद रखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं की संख्या, मतलब जिनके बोलने वाले 10,000 से ज्यादा हैं, उनकी संख्या कितनी है? 121। तो ये आ जाते भैया भारत के प्रमुख 5 भाषा परिवार। भारत के प्रमुख 5 भाषा परिवार। कितने भाषा परिवार? 5। इसको नंबरिंग मत देना। भारत के भाषा परिवार कितने हैं? भारत में कुल भाषा परिवार कितने हैं? तुरंत के तुरंत उत्तर दीजिए। भारत में साथी कुल भाषा परिवार कितने हैं? अगर तुम इस तरीके का कंटेंट पढ़ लिए तो मैं ये गारंटी करता हूं तुम मेरी तरह टॉप करोगे। मेरे टॉप करने का एक ही कारण था बच्चा, कि मैं क्वेश्चन बहुत कम छोड़ता हूं, और क्वेश्चन तुमसे कम कब छूटेंगे? जब तुम पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ोगे। वो कब होगा? जब तुम्हारे पास अच्छी, बहुत जबरदस्त कंटेंट होगा। और जबरदस्त कंटेंट आपको कहां मिलेगा?
कि भैया अगर ऐसा कंटेंट फाइनल मेरिट बैच में दे दोगे तो 649 तो छोड़ो भैया, 6,649 रुपए दे देंगे, पर मुझे 649 ही चाहिए। तो ये सब कंटेंट फाइनल मेरिट बैच का है। हिंदी के पूरी प्लेलिस्ट भी तैयार है, तुम डेली जितनी पढ़ना चाहो पढ़ लो, और साथ साथ लाइव क्लास तो चलेगी। तो भारत में कितने भाषा परिवार होंगे? कहोगे सर 5। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रोएशियाटिक, इसको तिब्बती बर्मी भाषा परिवार भी कहते, इंडो तिब्बत भी कह देते, इसको साथी तिब्बती बर्मी भाषा परिवार, तिब्बती बर्मी भाषा परिवार भी कह देते। चौथा, पांचवा हो जाता है अंडमानी भाषा परिवार। देखिए, जो भारोपीय भाषा परिवार है यह भारत का सबसे बड़ा है, लगभग 78% जनसंख्या यह कौन सी भाषा परिवार की भाषा बोलती है? लगभग 78% जनसंख्या यह कौन सी भाषा परिवार की भाषा बोलती है? तो आप कहोगे भैया यह बोलती है जो 78% जनसंख्या है वो भारोपीय है। भारत में भारोपीय भाषा परिवार की कितनी भाषाएं? याद रखिएगा 23। 23 में जो ये भारोपीय आर्य भाषा परिवार है इसकी किस एक हो जाती है ईरानी की अफगानी या पश्तो, और एक हो जाती है जर्मेनिक भाषा परिवार की अंग्रेजी। लेकिन भारोपीय की भारत में कितनी बोली जाती है? 23 बोली जाती है। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, इसकी भारत में 17 भाषाएं, इसको कितनी जनसंख्या बोलती है? 19.64%। तीसरा सबसे बड़ा है ऑस्ट्रो एशियाटिक, इसकी कितनी भाषाएं? 14, इसके बोलने वालों की संख्या 1.1%। चौथा कौन सा? तिब्बती बर्मी, इसकी 66 भाषाएं, इसके बोलने वालों की संख्या कितनी है? 1.01। और अंडमानी भाषा परिवार, इसकी खोज जो थी एक अन्विता अब्बी करके है, इनका नाम क्या है बच्चा? कहोगे भैया जी इनका नाम है अन्विता अब्बी। इन्होंने अंडमानी भाषा परिवार की खोज की थी, जिसमें अंडमानी भाषा, ग्रेट अंडमानी, जारवा और ओंगे आदि भाषा आती है। जबकि एक साथी विदेशी भाषा परिवार भी है जिसका नाम है सामी हामी, जिसकी एक भाषा भारत में बोली जाती है अरबी। तो अरबी बोलने वाले भी कुछ लोग हैं, लेकिन भारत में पूछे कि कुल भाषा परिवार कितने हैं तो आपका उत्तर क्या आएगा? अगर क्वेश्चन बने कि भारत में जिसमें 78% किसको बोलते हैं? भारोपीय भाषा परिवार की। कितनी भाषाएं भारत में? 23। 19% किसको बोलते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ की कितनी हो जाती है? 17। जबकि 1.1% किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक, इसकी कितनी हो जाती है? 14। 1.01% किसको बोलते हैं? तिब्बती बर्मी, इसकी कितनी हो जाती है? 66। तो यदि मैं कहूं कि भाषा की संख्या के आधार पर कि किस परिवार में कितनी संख्याएं, भारत में सर्वाधिक भाषा वाला भाषा परिवार कौन सा है जिसमें भाषाओं की संख्या सबसे ज्यादा है? तो आप कहोगे सर तिब्बती बर्मी, 66 भाषाएं। अंडमानी, इसकी खोज अन्विता अब्बी ने की थी। ऐसे अंडमानी, ऐसे अन्विता, ऐसे अब्बी। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान दीजिएगा यहां पर थोड़ा सा। अब सभी लोग क्या कीजिएगा? कहोगे बड़े भैया यहां पर थोड़ा सा साथी ध्यान देते हैं। चलिए अब आ जाता है साथी भारोपीय भाषा परिवार। क्या जाता है? भारोपीय भाषा परिवार। आगे आ जाते हैं। यह साथी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में आपका जो बेस है वो खूब मजबूत हो जाएगा। एक बार मुझे फिर से बता दो, आनंद तो आ रहा है ना बाबू? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, आनंद तो आ रहा है ना? यस या नो करके बता दो, मेरा मन उसी में प्रसन्न हो जाएगा, मेरा मन उसी में प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि साथी यहां पर तुम्हें वर्दी पहनाने का लक्ष्य है, तुम्हारे कंधों पर सितारे चमकते देखने का इस दिल के अंदर आग है। पता नहीं क्यों है, मेरी भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन आग है तुम्हें वर्दी पहने देखने की। और भाषा ऐसा कंटेंट कहीं नहीं है पूरे इंडिया में, इकलौती एक जगह। चैलेंज देके कह रहा हूं,
सेम टू सेम सीक्वेंस में कहीं कोई दिखा दे, इसके ऊपर बहुत मेहनत की गई है। मैं किसी के कंटेंट को गलत नहीं कह रहा, सबके पास अपनी अपनी विशेषता, अपनी अपनी अच्छाई, पर यह सीक्वेंस मेरा पकड़ा हुआ है 8 साल से। चलिए, तो 121 में से 22 तो 8वीं अनुसूची में, और 99 कैसी है, गैर अनुसूचित, जो 8वीं अनुसूची में नहीं है। चलिए भैया, तो भारतीय भाषा परिवार की कुल कितनी है, 23। याद रखिएगा, इसमें जो आर्य भाषा परिवार उपशाखा है, इसकी 21 भाषाओं में से 15 तो 8वीं अनुसूची में, 21 में से 15 किस्में 8वीं अनुसूची में, और 6 कैसी है, गैर अनुसूचित। जबकि द्रविड़ भाषा परिवार के 17 में से 13 गैर अनुसूचित है और 4 साथी 8वीं अनुसूची में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। ऑस्ट्रो एशियाटिक की केवल एक संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह मिली है, वो भी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में। बाकी 13 कैसी हैं, बाहर। और जो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार है, इसकी केवल 2 भाषा, बोडो और मणिपुरी। बोडो को साथी 2003 में जगह मिली और मणिपुरी को 1992 में जगह मिली है। मणिपुरी को कब जगह मिली, 1992 में। तो यह पूछा है कि कौन सी भाषा किस भाषा परिवार की है। जैसे पूछे बोडो या मणिपुरी, यह कौन सी भाषा परिवार की है, बोडो या मणिपुरी, यह कौन सी भाषा परिवार की है, तो क्या उत्तर दोगे, तिब्बती बर्मी। संथाली भाषा जो है, यह कौन सी भाषा परिवार की है। तो देखो, यह सब क्यों पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में ही, किसने सिलेबस देखा है। सिलेबस का जो पहला टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ है हिंदी और भारत की अन्य भाषाएं। क्या टॉपिक है पहला, हिंदी का। केवल हिंदी भाषा नहीं है, साथ में यह भी लिखा है कि हिंदी और भारत की अन्य भारतीय भाषाएं। लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो यह सब पूछा है। संथाली कहां है, बोडो, तिब्बती बर्मी, संथाली ऑस्ट्रो एशियाटिक, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़। जबकि सती भारतीय भाषा परिवार का जो आर्य भाषा परिवार उपशाखा है, इसकी 15 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। तो अगर 8वीं अनुसूची की 22 भाषा देखें, तो 22 में से 15 किसकी है, आर्य भाषा परिवार की, 4 किसकी है, द्रविड़ भाषा परिवार की। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की कितनी है, 1 संथाली। और तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की कितनी है, 2 बोडो और मणिपुरी। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, यह साथी 2021 में भी बना, पेपर देख लेना, 2021 में भी बना, 2017 में भी। जो भारतीय आर्य भाषा परिवार है, यह भारतीय भाषा परिवार की एक उपशाखा है, ब्रांच है। इसकी भारत में 21 भाषाएं, जिनमें से 15 क्या है, 8वीं अनुसूची में। कौन कौन सी, असमिया। असमिया कौन सी भाषा परिवार का है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की। बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, नेपाली, मराठी। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये सब भारतीय आर्य भाषा परिवार में। पंजाबी, ओडिसी, उर्दू, सिंधी और संस्कृत। समझे मेरी बात। इसी प्रकार 6 ऐसी भी है जो 8वीं अनुसूची में नहीं है। पहली भीली और भिलौदी, दूसरी हो जाती है विष्णु प्रिया। तुमने क्वेश्चन पढ़ा है ना, विष्णु प्रिया से क्वेश्चन पूछा गया है। विष्णु प्रिया कहां पर बोली जाती है, असम में बोली जाती है। अब इससे क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, क्योंकि साथी भारतीय आर्य भाषा परिवार की ऐसी भाषा है जो 15वीं अनुसूची में नहीं है, फिर भी इसके बोलने वालों की संख्या अच्छी खासी है। इसी प्रकार एक भाषा हो जाती है हलाबी। हलाबी कहां पर बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में। एक हो जाती है खानदेशी। खानदेशी कहां पर बोली जाती है, महाराष्ट्र में। एक हो जाती है लहंदा, ये कहां पर बोली जाती है, हरियाणा में। और एक हो जाती है शीना। शीना कहां पर बोली जाती है, कहोगे भैया जम्मू कश्मीर में। कहां पर बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में। तो भारतीय भाषा परिवार की जो उपशाखा होती है, भारतीय आर्य भाषा परिवार, इसकी 15 8वीं अनुसूची में असमिया, बंगाली, डोगरी को 2003 में शामिल किया गया, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है।
गुजराती, हिंदी, कोंकणी 71वें संविधान संशोधन से 1999 में, कश्मीरी, मैथिली बिहार में बोली जाती है 2003 में, नेपाली पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, नेपाली नेपाल में तो बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र, पंजाबी, उड़ीसी, उर्दू सर्वाधिक यूपी में, सिंधी सर्वाधिक गुजरात में, सिंधी को 1967 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और साथ ही संस्कृत। जबकि गैर अनुसूचित जो 8वीं अनुसूची नहीं है और यह सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, भीली भिलोदी, विष्णुप्रिया कहां की है? असम, हलावी छत्तीसगढ़, खानदेसी महाराष्ट्र, लहंदा हरियाणा, और शीना क्या हो जाती है? कहोगे सर जम्मू कश्मीर। जबकि ईरानी भाषा परिवार की अफगानी पश्तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, और जर्मेनिक भाषा परिवार की अंग्रेजी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और कर्नाटक में बोली जाती है। फिर आ जाता है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में कुल 17 भाषाएं, इनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। इन भाषाओं को भारत की 19.64% जनसंख्या बोलती है। ये भाषाएं कैसी हैं? श्लिष्ट युगात्मक। अब द्रविड़ भाषा परिवार की 17 भाषाओं में से क्वेश्चन आया है। द्रविड़ भाषा परिवार की ये बच्चा जैसे पढ़ाया था वैसे पेपर बनाने वाले ने यहां से क्वेश्चन रखे पेपर में। फॉर एग्जाम्पल, इसकी 4 तो 8वीं अनुसूची में, इसकी 4 तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तमिल तमिलनाडु, कन्नड़ कर्नाटक, मलयालम केरल। जबकि इसकी बहुत सारी ऐसी हैं जैसे कुर्गिया कोडागु, कुर्गिया कोडागु ये कर्नाटक में बोली जाती है। गोंडी भाषा जो है, गोंडी, ये द्रविड़ भाषा परिवार की है। पूछेगा कि जो गोंडी भाषा है ये कौन सी भाषा परिवार की है? कमेंट करके बताओ। और अगर तुमने बच्चा ये चैप्टर कर लिया, ऐसा बेस बन जाएगा। मैं कह तो रहा हूं ये टॉपर वाला कंटेंट है, टॉपर वाला कंटेंट। टॉपर कैसे बनते हैं? अगर ऐसे पढ़ के सब टॉपर नहीं हो जाते, अलग जबरदस्त अलग से सोचकर क्या सिलेबस है, क्या है, कैसे है। तो गोंडी द्रविड़ एक आंध्र प्रदेश में जटापू बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में एक भाषा है जटापू। कोंधिया खोंड उड़ीसा की एक किसान नाम की भाषा है उड़ीसा, यह भी द्रविड़ भाषा परिवार की है। एक साथी कोलामी, एक कोंडा, कोया, कुई उड़ीसा, और कुरुख या ओराम यह भी झारखंड की है, यह भी द्रविड़ भाषा परिवार की है। माल्टो झारखंड, परजी छत्तीसगढ़। एक भाषा जाती है तुलु, जहां पर साथी जो कर्नाटक का समुद्र से लगता हुआ क्षेत्र है, कर्नाटक का जिसको कनारा तट कहते हैं, वहां पर एक भाषा बोली जाती है जिसे तुलु कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन 2021 में पूछे, 2 क्वेश्चन 2021 में पूछे। एक पूछा तुलु कहां पर बोली जाती है, तुलु कहां पर बोली जाती है, तुलु कहां पर बोली जाती है, सब लोग बताओ। तो कहोगे भैया तुलु कर्नाटक में बोली जाती है। फिर पूछेगा तुलु कौन से भाषा परिवार की भाषा है? जो तुलु है यह कौन से भाषा परिवार की है? यह साथी द्रविड़ भाषा परिवार की है। इनमें से पूछ लेगा कुरुख या ओराव, झारखंड में दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। तुलु से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन ना ये तो बता देना। तो यही तो था पेपर में। सिलेबस कहता यह है कि हिंदी और भारत की अन्य भारतीय भाषाएं। 2021 में तो इस चैप्टर से हर शिफ्ट में 4-4, 5-5 क्वेश्चन थे। फिर आ जाता है बच्चा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, इसकी केवल एक भाषा, यह 8वीं अनुसूची में संथाली। संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। इसकी लिपि को ओलचिकी लिपि कहते हैं। संथाली कौन सी लिपि में लिखी जाती है? जो संथाली है यह कौन सी लिपि में लिखी जाती है? कहोगे भैया ओलचिकी लिपि में। इसके अलावा इसकी और होती है 13 गैर अनुसूचित हो भाषा। यह सती कौन से? ऑस्ट्रो एशियाटिक। मुंडा भाषा, यह बताइए जो मुंडा जनजाति की मुंडा भाषा है यह कौन से भाषा परिवार में? कहोगे सर ऑस्ट्रो एशियाटिक। मुंडारी, मेघालय की खासी
गारो जैंतिया की बात नहीं कर रहा। जो मेघालय की खासी है ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक, छत्तीसगढ़ की कोरवा, जुआंग उड़ीसा, खरिया झारखंड, कोडा या कोरा वेस्ट बंगाल, भूमिज मध्य प्रदेश की कोरकू, गढ़ावा उड़ीसा, सवारा उड़ीसा और जो निकोबारी है ये भी याद रखिएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है। किसकी है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है। तो अच्छे से याद रखिएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की। संथाली 8वीं अनुसूची में, इसके अलावा हो, मुंडा, मुंडारी, खासी, निकोबारी, ये सब क्या है? 8वीं अनुसूची के बाहर है। फिर आ जाता है तिब्बती बर्मी भाषा परिवार। इसको क्या कहा गया है? इसको बच्चा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार, तिब्बती बर्मी भाषा परिवार। इसकी दो तो 8वीं अनुसूची में अनुसूचित कहेंगे उनको। एक तो बोडो, बोडो की भी लिपि देवनागरी है, याद रखना, 92वें संविधान संशोधन द्वारा। एक होती है मणिपुरी जिसको मीती भाषा भी कहते हैं, ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। इसके अलावा जो 64 है ये साथी बाहर है, जैसे आदि, अंगामी नागा, भोटिया लद्दाख, गारो मेघालय, किरबिया मिकिर असम, कुकी मणिपुर, लेपचा सिक्किम, लुसाइया मिजो मिजोरम, मीरी मिशिंग ये पहाड़ों के नाम पर ही भाषा का नाम, असम, मिश्मी जनजाति अरुणाचल प्रदेश, मोनपा अरुणाचल प्रदेश, तिब्बती लखमा लद्दाख, वांचो अरुणाचल प्रदेश, जिलियांग नागालैंड और डाफला अरुणाचल प्रदेश। तो 66 भाषाएं भारत में कुल इंडो तिब्बती भाषा परिवार या तिब्बती बर्मी भाषा परिवार, जिसकी बोडो मणिपुरी ये 8वीं अनुसूची में। इसके अलावा जितनी है 64 ये साथी 8वीं अनुसूची के बाहर है। जबकि सामी हामी भाषा परिवार भी एक पाया जाता है जिसकी अरबी भाषा हो जाती है। तो पूर्वोत्तर के पहाड़िए डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी अरुणाचल प्रदेश में, इनके नाम पर ही भाषा का नाम हो गया। मिकिर कार्बी ये असम में, जबकि लुशाई हिल्स ये मिजोरम में पड़ती है। तो इन्हीं के नाम पर क्या हो गया? इन्हीं के नाम पर क्या हो गया? आप कहोगे भैया इन्हीं के नाम पर भाषा का नाम पड़ गया। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया कि हिंदी के अलावा भारत में और प्रमुख कौन कौन सी भाषाएं हैं? यही तो टॉपिक था हमारा कि हिंदी और भारत की अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी और भारत की अन्य भारतीय भाषाएं, यही टॉपिक था या नहीं था? यस या नो करके बताओ। अब पूछेगा हिंदी कितने राज्यों की राजभाषा, मतलब अनुच्छेद 345 से हिंदी को कितने राज्यों ने राजभाषा का दर्जा दिया है? तो याद रखिएगा लगभग इसमें से आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश हिंदी, 1989 में उर्दू को भी राजभाषा का दर्जा। यह बताइए उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम यह किस वर्ष आया? उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम किस वर्ष आया? और अगर गलत उत्तर दिया मेरी चप्पल लेकर आना जरा। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो अगर मैं तुम्हारी चप्पल से भूखना खत्म कर दूं, नाम बदल देना। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में आया। इसी में संशोधन करके प्रथम राजभाषा जो है यह हिंदी है और अतिरिक्त राजभाषा उर्दू 1989 से। मध्य प्रदेश की भी हिंदी है, राजस्थान की भी हिंदी, हिंदी के साथ अंग्रेजी भी है, बिहार की हिंदी उर्दू, उत्तराखंड की याद रखिएगा हिंदी। जबकि संस्कृत को राजभाषा का दर्जा देने वाला, संस्कृत को राजभाषा का दर्ज 1999 में उत्तर दे रहा है। अरे तेरे पेट में ना ये पेन की नोक दे दूंगा 4-5 बार, पेन की नोक, धे पेट में जी गड़ जाएगा। उत्तराखंड यह पहला राज्य था जिसने संस्कृत को हिंदी का राजभाषा का दर्जा दिया। हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य बना संस्कृत को राजभाषा का दर्जा देने वाला। छत्तीसगढ़ हिंदी, झारखंड हिंदी के साथ साथ इसकी 15 राजभाषाएं, दिल्ली की अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, पंजाबी, उर्दू। जबकि याद रखिएगा लद्दाख की हिंदी अंग्रेजी दोनों। जम्मू कश्मीर की 5 राजभाषाएं, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। गुजरात की गुजराती और हरियाणा की हिंदी।
जबकि भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा अंग्रेजी है। भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। तो लगभग आप ऐसे 12 के करीब राज्य पाओगे जिनकी हिंदी साथी राजभाषा के रूप में, चाहे पहली राजभाषा या साथी द्वितीय राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। क्लियर है? इसी क्षेत्र को हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत? अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, फिर साथी हम लोग आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताइए साथी कि जो मुंडा भाषा है यह कौन से भाषा परिवार की है? जो गोंडी भाषा है यह कौन से भाषा परिवार की है? जो खासी है यह कौन से भाषा परिवार की है? खासी। संथाली कौन से भाषा परिवार की है? संथाली। यह बताइए तुलु, यह तुलु कौन से भाषा परिवार की है? तुलु कौन से भाषा परिवार की है? तुलु कौन से? संसार में हिंदी और बंगाली का स्थान, संसार की भाषाओं में हिंदी और बंगाली का स्थान, संसार की भाषाओं में, संसार में कुल भाषा, संसार में साथी कुल भाषा कितनी है? यह बताइए। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, यह बताइए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह बताइए। सांकेतिक भाषा दिवस, सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? सांकेतिक भाषा दिवस, यह बताइए। मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी बताइए। इसका साथी अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी बताइए। इसका दशक भी बताइए। इसका दशक भी बताइए। इसका सभी साथी दशक बताकर और चलिए। इसका सभी साथी दशक बताकर और चलिए। मुंडा खासी, इनके बारे में पूछ रहा हूं कि मुंडा खासी, तुलु गोंडी, विष्णु प्रिया, तुलु गोंडी विष्णु प्रिया, तुलु गोंडी विष्णु प्रिया, बताइए सभी लोग। थ्योरी पढ़ ली एक बार, उसके बाद में केवल क्वेश्चन ही तो लगानी है। क्वेश्चन तो एक भी रुक जाए तो बताना। मुंडा, मुंडा भाई, मुंडा किसकी है? तो याद रखिएगा, मुंडा ये ऑस्ट्रो एशियाटिक की है। किसकी? ऑस्ट्रो एशियाटिक। खासी भी किसकी है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। जबकि गोंडी किसकी है? द्रविड़ भाषा परिवार की। संथाली किसकी है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। तुलु किसकी है? द्रविड़ भाषा परिवार की। संसार में हिंदी का स्थान तीसरा, बंगाली का 7वां। संसार में कुल 7159। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय 14 सितंबर, सांकेतिक 23 सितंबर। जबकि मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी, वर्ष 2019, दशक 2022 से 2032। और विष्णु प्रिया किसकी है? ये साथी भारतीय आर्य भाषा परिवार। ये किसकी है? भारतीय आर्य भाषा परिवार। ये किसकी है? भारतीय आर्य भाषा परिवार। भारत की टॉप 5 भाषाओं के नाम बताइए। भारत में बोली जाने वाली भारत की टॉप 5 भाषाएं, भारत में बोली जाने वाली भारत की टॉप 5 भाषाओं के नाम बताइए। भारत की टॉप 5 भाषाएं। फिर सब सभी साथियों को बताऊं कि सब जो कंटेंट आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये तो कंटेंट में तो कोई कमी नहीं है। कंटेंट में तो कोई कमी नहीं है बाबू। यस या नो करके बताओ। कमी है तो बताओ है, नहीं है तो बताओ भैया कोई कमी नहीं है। लिखकर बताओ। साथी ये सब यूपीएससी फाइनल मेरिट बैच में आपको ये सारे के सारे पीडीएफ ये टाइप किया हुआ जैसे पढ़ाया, और हैंड रिटन भी कम शब्दों में, कम पेज में, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब आपको समय बचाना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ के रिवीजन करना है। इसी टॉपिक के ऊपर 200-250 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आए हुए भी होंगे और नए क्वेश्चन भी होंगे।
तो ये सब कुछ आपको किस में मिलेगा? ये साथी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के फाइनल मेरिट बैच में। इसलिए आप सभी छोटे भाई बहनों से निवेदन है, आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर फाइनल मेरिट बैच से जुड़ जाओ। हिंदी कंप्लीट करा चुका हूं मैं साथी, पूरी प्लेलिस्ट है, और इस बार छोटे छोटे टॉपिक, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से, और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा जीके मूल विधि के साथ साथ हिंदी में, क्योंकि दोनों में 100 नंबर का टारगेट है। तो बहुत बढ़िया से यहां पर पेड कोर्स में जाकर आप सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट करके साथी इससे जुड़ना। कोई दिक्कत हो, कोई इश्यू आए जुड़ने में, इस पर कॉल, इस पर व्हाट्सएप। तो ये तो हो गया ये चीज। इसके अलावा सुबह की सारी क्लास मस्त चलिए, पॉलिटी से लेकर अब तक ये क्लास। शाम को 5 बजे से फिर शुरुआत हो जाएगी। कल मैंने आपको 2 दिन में, परसों और कल, मोटर वाहन अधिनियम कराया है। आज देखेंगे थ्योरी का प्रभाव। आज साथी क्वेश्चन लगाएंगे 5 बजे। 5 बजे किसकी क्लास है? मूल विधि पॉलिटी मिक्स। 6 बजे विपुल सर का मैथ, 7 बजे दीपक सर की रीजनिंग, 8 बजे पीवाईक्यू सीरीज हिंदी की, 9 बजे मूल विधि, और 10 बजे आज विपुल सर सरलीकरण कराएंगे। कुछ इस तरीके का टाइम टेबल बांटा है। यही टीम साथी आपको सुबह शाम की एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर पढ़ाएगी। तो अब सभी साथियों से मेरी यही कि मुझे ना वो जो बिल्कुल लग जाए, जोक की तरह चिपक जाए, उस कंटेंट को चाट ले। यूट्यूब से क्या दिक्कत है, चारों तरफ भागोगे। जिसने जीवन में कांस्टेबल भी नहीं निकाला, लोग उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो तुम्हें वो बना देगा डायरेक्ट डीजीपी। समझे मेरी बात? तो बच्चा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारता, अरे अब कुल्हाड़ी पर गर्दन रख देता है। आओ गुरुजी मारो, मतलब बच्चे का समझ ही नहीं है। कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, पढ़ लो। ये ही नहीं पता कंटेंट किस सिरे से जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन किस तरीके से थ्योरी से तैयार होंगे। तो ये तुम पछताओगे, इसके अलावा कुछ नहीं। कोशिश करके किसी भी तरह 649 रुपए में कोई भारी नहीं पड़ेगा, जिसमें 1200 पेज का मटेरियल तुम्हारे घर पर भेज रहा हूं। इतना ही कहना था। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना। कल साथी इसका और पार्ट शुरू हो जाएगा। 15 दिन में महत्वपूर्ण 15-20 ऐसे टॉपिक। अब शुरू होगी साथी हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी की विकास यात्रा, आर्य भाषा परिवार कैसे कैसे। इतना प्यारा कंटेंट। एक एक चीज को, वैदिक संस्कृत की बात आई तो उसमें लौकिक संस्कृत की बात आई, तो सारी की सारी चीजें। फिर साथी उसमें कौन कौन सी मुख्य किताबें लिखी गई, फिर पाली प्राकृत एकदम क्लियर, और यही सब कुछ तुम्हारे पेपर में आया था। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना। जय हिंद।